Today we are going to start iron and steel industry in India. Till now we have already studied introduction of this chapter and beginning of modern industries in India. Now I am explaining iron and steel industry in India. The industry has been the basic pillar of industrial development not only in India but the entire world. Regarded as the father of all other industries, this industry was established by the name of Barakar Iron Work in a town named Kulti in West Bengal, but the actual beginning of iron and steel industry was done by Jamshedji Tata in 1907 along with the establishment of Tata Iron and Steel Industry at Sakchi village in present Jharkhand. बच्चों, आज हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ना, औद्योगिक विकास, उसका ये मेन पिलर माना गया है और इसीलिए इसे और अदर जो इंडस्ट्री होती है उसका फादर भी कहा जाता है। और इसकी ये जो इस्टेब्लिश हुआ था या फाउंडेशन रखी गई थी वो वेस्ट बंगाल में कुल्टी नाम का एक शहर है जिसमें बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के कुल्टी नाम की सिटी के अंदर बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से इसको बनाया गया था। लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्टार्टिंग हम देखते हैं वो जमशेदजी टाटा ने 1907 में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित की थी। ये जो साकची है बच्चों, ये विलेज का नाम है, सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, झारखंड स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम और विलेज का नाम है साकची। वहाँ पर 1907 में जमशेदजी टाटा नाम के एक आदमी हुए जिनके नाम पर टाटा नगर का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं। उस जगह पर इन्होंने एक बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज़ को इस्टेब्लिश किया था और जिसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर 1909 में आसनसोल एक जगह है, वो वेस्ट बंगाल में, उसके पास में एक जगह है, छोटी सी सिटी है जिसका नाम है हीरापुर। हीरापुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को स्टार्ट किया गया था और 1936 में कुल्टी व हीरापुर इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नई इंडस्ट्री बनाई गई जिसका नाम दिया गया इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। मर्ज होके बनी थी ये। कुल्टी में जो थी, कौन से ईयर में थी कुल्टी के अंदर? सबसे पहले कुल्टी में बनाई गई थी बाराकर आयरन वर्क्स के नाम से उसको, और फिर जमशेदजी टाटा ने 1909 में जो कंपनी बनाई थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई गई जिसको नाम दिया गया था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर 1937 में बर्नपुर एक जगह है, वहाँ पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बर्नपुर बंगाल के अंदर है, आसनसोल भी बंगाल के अंदर है। बंगाल के दो ये छोटे छोटे से सिटी कह सकते हैं हम, टाउनशिप टाइप है ये, वहाँ पर ये बनाई गई थी। फिर 1953 में इसे इसको में मिला दिया गया। इसको की फुल फॉर्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंडियन आयरन एंड स्टील जो कंपनी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट जो था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही हो गया था। ये तो हमारा था आयरन एंड स्टील कंपनी की बेसिक बात कि कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी जगह पे स्टार्ट हुई थी और किसने इसको स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी उसके स्टार्टिंग में ही ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप
खो गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड थ्रू वेरियस 5-year plans अंडर विच फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश इन दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है विद ब्रिटिश असिस्टेंस, इन राउरकेला जो उड़ीसा में है विद जर्मन असिस्टेंस, एंड भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर रशियन असिस्टेंस से स्टार्ट हुई थी। अब बच्चों जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद हमारी जो सेकंड 5-year प्लान था, आप ये सब अंडरलाइन कर लेना, बहुत सारे 5-year प्लान बनाए गए थे लेकिन सेकंड 5-year प्लान के अंदर 3 अलग अलग देशों से हमें हेल्प मिली। कौन कौन से देशों से? सबसे पहले ब्रिटिशर्स से मिली, फिर जर्मनी से मिली, फिर रशिया से मिली। इन 3 बड़ी बड़ी कंट्री से हमें हेल्प मिली और उनकी हेल्प से हमने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी वो थी दुर्गापुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है सिचुएटेड। वो हमें अंग्रेज़ों की सहायता से वहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगाई थी। फिर राउरकेला एक जगह है जो उड़ीसा में है, वहाँ पर जर्मन असिस्टेंस कहते हैं सहायता को। जर्मन असिस्टेंस से हमने क्या करी? इंडस्ट्री लगाई थी। और फिर भिलाई एक जगह है जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर हमने रशियन असिस्टेंस मीन्स होता है हेल्प, मदद, उनकी सहायता से हमने वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई थी। फिर उन इंडस्ट्री की कैपेसिटी दी हुई है कि कितने टन कैपेसिटी थी, ये आपको एज इट इज़ याद करनी है। इन द बिगनिंग देयर कैपेसिटी वॉज 10 lakh tons which was later increased to 16 lakh tons. During the 4th 5-year plan, Asia's largest industry was established in Bokaro. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है उस बुक में से अंडरलाइन करेंगे और नोट्स कॉपी में भी आप इसको स्टार लगा के या एरो लगा के अलग से लिखेंगे। सबसे पहले जो इंडस्ट्री लगी थी उनकी पहले कैपेसिटी कितनी थी स्टील और आयरन बनाने की? 10 लाख टन थी और बाद में वो इंक्रीज़ होके कितनी हो गई थी? 16 लाख हो गई थी। फिर 4th 5-year प्लान में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई जो झारखंड स्टेट के अंदर, बोकारो एक शहर है बहुत बड़ा जिसे हम आयरन एंड स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। बोकारो के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी और प्रेजेंट में भी सेल का नाम आपने सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वहीं से रन किया जाता है। वहाँ पर आयरन और स्टील की शीट्स, पिलर, रॉड वगैरह बनाए जाते हैं। और ये जो बोकारो जो झारखंड स्टेट के अंदर है उसको बनाने का जो मेन मोटिव था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को तेज़ी से, रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से डेवलप किया जा सके। फिर उसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1973। कहाँ पे डेवलप किया गया था ये? झारखंड में बोकारो के अंदर। दिस परफॉर्म्स administrative work in all the factories of public sector and 3 more factories in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Salem, Tamil Nadu and Vijayanagar, Karnataka were included in it. फिर ये जो सेल बनाई गई थी इसी के अंदर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए 3 फैक्ट्रीज़ और डेवलप करी गई और वो 3 फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे डेवलप की गई थी? विशाखापट्टनम, सैलम एंड विजयनगर। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सैलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैप जो फिल करने आपको आएगा वो आपके ऐसे आएगा, सैलम, विशाखापट्टनम और विजयनगर ये कहाँ है। तो जब आपको स्टेट मालूम होगा तभी आप इंडिया के मैप में इसको लोकेट कर पाएंगे। अभी मैं आपको स्टील और आयरन का मैप भी कराऊंगी, लेकिन आज तो हम इसकी थ्योरी ही ध्यान से पढ़ेंगे। फिर है दिस इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ एस्टैब्लिश्ड नियर दोज रीजन वर रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल, मैग्नीज, mines are present for
फैसिलिटेशन ऑफ चीप ट्रांसपोर्टेशन। देखो बच्चों, ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप की गई थी, इनका मेन मोटिव क्या था कि हम कच्चे माल जो रॉ मटेरियल होता है वो, और सस्ते परिवहन, मतलब बहुत चीप ट्रांसपोर्टेशन हमें मिल सके। इसी कारण इनको कहाँ पे डेवलप किया गया था, जहाँ पर आसानी से हमें रॉ मटेरियल मिल सके, यानी आयरन ओर मिल सके, कोल मिल सके, मैग्नीज़ मिल सके, और कम से कम हमें ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना पड़े। इसलिए हमने माइंस के पास, यानी हमारी गवर्नमेंट ने इसे माइंस के पास डेवलप किया था। और इसीलिए जितनी भी ये इंडस्ट्री है वो सब इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप की गई है, जहाँ पे या तो कोयले की खान हो, या मैग्नीज़ हो, या फिर लोहे की खान हो। इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपके बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनको कहाँ पे डेवलप किया गया था, या फिर इनको माइंस के पास ही, नियर माइंस ही इनको क्यों डेवलप किया गया था। तो उसका आंसर यही है कि चीप ट्रांसपोर्टेशन हो और इजीली हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, इसके लिए ये डेवलप की गई थी। अब ये बुक में आपके एक टेबल दी हुई है जिसमें यूनिट्स के नाम दिए गए हैं, प्लेस दिए गए हैं। ये आपको कैपेसिटी वगैरह तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूनिट के नाम और प्लेस आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली इन्हें मैप में लोकेट कर सको। जैसे टिस्को है जमशेदपुर में, इसको है कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में। ये तीनों तीनों टाउन कहाँ पे हैं, ये वेस्ट बंगाल में है। फिर विस्को जो है वो भद्रावती में, कर्नाटका में डेवलप की गई है। फिर उसके बाद है राउरकेला आयरन फैक्ट्री, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, और विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये आपको लर्न करना है। टेबल जो बच्चे चाहें तो नोट्स कॉपी में बना लेना, नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं। In 2015, India has become the third largest producer of wrought iron in the world. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। 2015 में भारत जो था वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, रॉट आयरन कहते हैं कच्चे लोहे को, रॉट का मतलब होता है कच्चा, रॉ, कच्चे लोहे का बनाने वाला या प्रोड्यूस करने वाला थर्ड नंबर का, वर्ल्ड में आयरन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थर्ड प्लेस पे हैं या थर्ड नंबर पे आते हैं। वाइल इन 2003 इट वाज एट द 8th प्लेस, जबकि 2003 में हम कौन सी प्लेस पे थे, 8वें नंबर पे थे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, जिसे हम DRI कहते हैं, और स्पॉन्ज आयरन। देखो बच्चों, ये जो DRI या स्पॉन्ज आयरन जो होता है, इसे हम, जिसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो घुलनशील होता है, मतलब डिज़ोल्व किया जा सकता है और वापस से उसके रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, उसको हम DRI आयरन कहते हैं। तो उसका ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री मानी जाती है हमारी इंडिया। आफ्टर चाइना एंड अमेरिका, इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोड्यूस्ड स्टील। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे हमारा नाम है सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ करने में। मतलब स्टील को हिंदी में इस्पात कहा जाता है। स्टील का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा यूज़ करने वाली हम कंट्री है। और सबसे पहली कंट्री कौन सी है, चाइना, सेकंड नंबर की अमेरिका, और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। The steel sector contribute about 2% in India's GDP and more than 6 lakh people gain employment from it. ये जो स्टील सेक्टर है या स्टील इंडस्ट्री जो है, इससे हमारी कंट्री में जो GDP है, यानी हमारे देश की जो आय है, मतलब इनकम जो है, उसमें 2% इसका कंट्रीब्यूशन है। और 6 लाख से अधिक लोग जो हैं वो इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट ले रखे हैं या एम्प्लॉयड हैं। समझ में आ गया? 6 लाख लोग या उससे ज़्यादा ही लोग जो हैं वो स्टील इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। अब आपके मैप लोकेशन है। मैप आपको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी
इतना हर बच्चे को याद होना चाहिए। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपका एक क्लास टेस्ट लूँगी। आपको नोट्स बहुत केयरफुली कॉपी में बनाने हैं। नोट्स मुझे सेंड नहीं करने, जब भी स्कूल ओपन होगी नेक्स्ट मंथ तो आपका कंप्लीट वर्क मैं चेक करूँगी। क्वेश्चन आंसर आपको मुझे सेंड करने हैं केवल। थैंक यू।